24 जनवरी 2026 की सुबह 4 बजे के आसपास आगरा पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें सामने वाला इंसान घबराती आवाज में बताता है कि यमुना नदी के पास जवाहर ब्रिज पर एक लावारिस बोरी पड़ी हुई है जिससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। इसके बाद पुलिस वाले बिना देरी के उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और जब उस बोरी को खोला जाता है तो उसके अंदर एक महिला की बिना कपड़ों की बॉडी मिलती है। उस महिला की बॉडी के कई टुकड़े किए गए थे और उसके सारे बॉडी पार्ट्स मौजूद थे, लेकिन उसका सिर गायब था। नाउ इस टाइम पर पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार वो महिला कौन थी, क्योंकि उसके सिर के बिना उसकी पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। और सवाल ये भी था कि अगर उस महिला का धड़ यहाँ है तो उसका सिर कहाँ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, विक्टिम की सारी पहचान को नहीं मिटा पाता है। एंड ठीक कुछ ऐसा ही इस केस में भी होता है, क्योंकि उस महिला ने अपने हाथों में नेल पेंट लगाई थी और कातिल उसे मिटाना भूल गया था, या फिर शायद उसे ये आइडिया नहीं था कि सिर्फ एक नेल पेंट की वजह से वो पकड़ा जाएगा। एंड 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद फाइनली उस अपराधी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस की हिरासत में वो कुछ ऐसे खुलासे करता है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को परेशान कर सकता है। पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इन द केस ऑफ इस कहानी की शुरुआत होती है सिटी ऑफ द ताज आगरा से, जहां कालिंदी बिहार के पार्वती नगर की रहने वाली मिंकी शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में कुल 6 मेंबर थे, जिनमें मिंकी के पापा अशोक शर्मा जो कि कोल्ड स्टोर में काम करते थे, उसके माँ नैन्सी शर्मा जो कि हाउसवाइफ थे, और उन दोनों की 3 बेटियां और एक बेटा था। बेटियों में रिंकी शर्मा, विंती शर्मा और मिंकी शर्मा, और इन तीनों बहनों में सबसे छोटा भाई दीपक था जो कि प्राइवेट जॉब करता था। इस परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में घर के सबसे छोटे बेटे दीपक की शादी होने वाली थी और सारा परिवार इस शादी की तैयारी में बिजी था। लेकिन इसी बीच 23 जनवरी 2026 की दोपहर 3 बजे मिंकी शर्मा घर से ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन जब देर शाम तक वो घर वापस लौट कर नहीं आती है तो उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद मिंकी को कॉल किया जाता है, लेकिन उसका फोन The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. इसके बाद उसके घर वाले उसे हर जगह ढूंढते हैं, उसके फ्रेंड से बातें करते हैं, लेकिन जब किसी के भी थ्रू मिंकी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है तो वे लोग 23 जनवरी की रात को ट्रांस यमुना थाना पहुंचकर मिंकी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। और फिर अगले दिन 24 जनवरी 2026 की सुबह 4 बजे इटमाडुल्ला पुलिस स्टेशन में एक अननोन कॉल आती है, जिसमें सामने वाला इंसान बताता है कि यमुना नदी के पास जवाहर ब्रिज पर एक लावारिस बोरी पड़ी हुई है जिससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। इसके बाद पुलिस वाले उस आदमी के द्वारा बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं और जब उस बोरी को खोला जाता है तो उसके अंदर एक महिला की डेड बॉडी मिलती है जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और उसका सिर गायब था। एंड दिस इज द ओनली वन रीजन कि पुलिस वालों के लिए इस केस को सॉल्व करना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि पहला तो उसका सिर गायब था और दूसरा उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। लेकिन इसी दौरान पुलिस वालों की नजर उसके हाथों के नाखून और पैरों के नाखून पर पड़ती है, जिसमें गोल्डन कलर की नेल पेंट लगी हुई थी, और पुलिस वालों के लिए ये क्लू काफी था किसी भी आदमी की पहचान करने के लिए। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है और आसपास के पुलिस स्टेशन से ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि पिछले कुछ दिनों में किस किस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एंड फाइनली पुलिस वालों को ये पता चलता है कि पिछली रात यानी कि 23 जनवरी की रात को मिंकी के पेरेंट्स अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट ट्रांस यमुना थाना में दर्ज करवाए थे, और उस रिपोर्ट में उन्होंने नेल पेंट वाली बात का भी जिक्र किया था और साथ ही एज और टाइमिंग भी उस डेड बॉडी से मैच कर रही थी। इसके बाद मिंकी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और जब मिंकी के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उनसे कई तरह के सवाल करते हैं, जैसे कि मिंकी 23 जनवरी को घर से किस टाइम निकली थी, किस ड्रेस में निकली थी और किस काम से निकली थी। इसके अलावा घर से निकलने के बाद लास्ट टाइम किससे बात हुई थी और कब से मिंकी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और फिर पेरेंट्स के द्वारा दी गई स्टेटमेंट के बेसिस पर उसकी CDR भी मैच की जाती है। और इन सारी चीजों के अलावा पुलिस वाले उसकी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था या फिर ऑफिस में किसी से कोई टेंशन थी। और यहीं पर पुलिस वालों को विनय नाम के लड़के के बारे में पता चलता है, जो कि उसी ऑफिस में मैनेजर के पोस्ट पर जॉब करता था जहां पर मिंकी शर्मा HR की पोस्ट पर जॉब करती थी।
और ये वही लड़का था जो कि मिंकी के भाई के साथ उसकी बहन को ढूंढ रहा था। और इसके साथ ही वो उसके साथ पुलिस स्टेशन भी जाता है मिंकी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। इसके बाद पुलिस वाले मिंकी के ऑफिस मारुति प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मिंकी लास्ट टाइम घर से ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस लौटकर नहीं आती है। इसके बाद पुलिस वाले मिंकी के ऑफिस मारुति प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं, जहां पर रात के 11 बजे विनय एक भारी भरकम बोरा लेकर ऑफिस से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। और ये वही बोरा था जो कि पुलिस वालों को जवाहर ब्रिज के पास लावारिस हालत में मिला था। इसके बाद पुलिस वाले बिना देरी किए विनय से पूछताछ करने के लिए उसे अपनी हिरासत में लेते हैं। स्टार्टिंग में वो उस दिन ऑफिस जाने की बात से इनकार कर देता है, लेकिन इसके बाद जब पुलिस वाले उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और सब कुछ बताना शुरू करता है कि आखिर उसने मिंकी का कत्ल क्यों किया और बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के पीछे वजह क्या थी। और पुलिस वालों के सामने वो ये भी कन्फेस करता है कि मिंकी के सिर के साथ उसने क्या किया। दरअसल विनय के अकॉर्डिंग वो पिछले 3 साल से मिंकी के साथ उसी ऑफिस में काम करता था और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और विनय को मिंकी इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो उससे शादी करने का ठान लेता है। और फिर एक दिन मौका पाकर वो मिंकी को शादी के लिए प्रपोज करता है और उस टाइम पर मिंकी भी उसके शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। उन दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने से मिंकी लगातार विनय को इग्नोर किए जा रही थी। ना तो वो अच्छे से विनय का कॉल अटेंड करती थी और ना ही प्रॉपर वो उसके रिस्पॉन्स कर रही थी। और लेट नाइट तक मिंकी का फोन अनदर नंबर पर बिजी जा रहा था और इसी वजह से विनय को शक था कि शायद मिंकी का किसी और से अफेयर चल रहा है। और वो कई बार मिंकी से इस बारे में पूछता भी है, लेकिन वो हर बार उसकी बातों को टाल देती थी। एंड इस टाइम पर उसे ऐसा लगने लगा कि जब सारा खर्च मैं उठाता हूँ और वो मेरी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी किसी और के साथ घूम रही है। और इसी वजह से वो मन ही मन में ये सोच लेता है कि अगर मिंकी मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं हो सकती है। और फिर 17 जनवरी 2026 को वो मिंकी की हत्या करने के लिए पहला कदम उठाता है। सबसे पहले वो ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज के तार को काटता है ताकि आते जाते कोई भी दिखाई ना दे। इसके बाद वो यमुना पार जाकर एक लोहार से नारियल काटने वाला एक चाकू खरीदता है, जिसकी धार इतनी ज्यादा तेज थी कि एक ही झटके में कुछ भी आसानी से कट जाए। और फिर एक सही मौके की तलाश करने लगता है। 23 जनवरी 2026 विनय रोज की तरह ऑफिस आता है, लेकिन आज वो अपने बैग में चाकू लेकर आया था। इसके बाद वो वहाँ पर काम करे एम्प्लॉय को छुट्टी देता है और मिंकी को कॉल करके ऑफिस बुलाता है। और मिंकी घर में ये बताकर निकलती है कि वो शादी का कार्ड कुरियर करने के लिए ऑफिस जा रही है। दोपहर 4 बजे के करीब जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उस टाइम पर विनय ऑफिस में अकेला होता है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती है, जहाँ मिंकी विनय को बताती है कि उसके घर में उसके छोटे भाई की शादी है, इसलिए वो अगले 15 दिनों तक ऑफिस नहीं आ पाएगी। पुलिस वालों के सामने विनय ये भी बताता है कि उसी दिन शादी की शॉपिंग के लिए मिंकी उससे 1.5 लाख रुपए मांग रही थी। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो जाता है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो गुस्से में मिंकी पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एंड इस टाइम पर वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि बॉडी के पास लगभग आधे घंटे तक वो चुपचाप बैठा रहता है। इसके बाद जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने बॉडी से सिर को अलग क्यों किया था, जिस पर वो बताता है कि उसने क्राइम पेट्रोल में ऐसा देखा था कि अगर बॉडी की पहचान ना हो पाए तो पता ही नहीं चल पाता है कि हत्या किसकी हुई है। और यही सोचकर उसने बॉडी से सिर को अलग कर दिया था। इसके बाद वो बॉडी को कई पार्ट्स में डिवाइड करके एक बोरे में पैक कर देता है और जितने भी खून के निशान वहां पर थे उसे फिनाइल से साफ कर देता है। और फिर चाकू, मिंकी का सिर और उसके कपड़ों को बैग में रखता है, अपना कपड़ा चेंज करता है और रात के करीब 12 बजे उस बोरी को घसीट कर लिफ्ट के रास्ते नीचे आ जाता है। और फिर मिंकी के स्कूटी पर उस डेड बॉडी को रख कर यमुना नदी की ओर निकल जाता है, जहाँ पर वो जवाहर ब्रिज पर उस बॉडी को उतारता है और यमुना नदी में फेंकना चाहता है, लेकिन दोनों साइड ग्रिल लगी होने की वजह से वो उस बॉडी को नदी में नहीं फेंक पाता है। और इसी वजह से वो उस बॉडी को वहीं पर छोड़कर झरना नाले के जंगलों की ओर निकल जाता है, जहाँ पर वो अपने बैग से मिंकी के सिर को निकालता है और नाले में फेंक देता है और स्कूटी को वहीं छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। और फिर घर आकर रात के करीब 2 बजे वो मिंकी के भाई दीपक के साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक करने लगता है। और इस दौरान वो कई जगहों पर जाता है, जैसे कि आगरा कैंट स्टेशन, न्यू आगरा थाना और एसएन मेडिकल कॉलेज के अलावा वो और भी कई जगहों पर जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी
कि वो मिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ट्रांस यमुना थाना भी जाता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। और फिर 24 जनवरी को बीमारी का बहाना बनाकर वापस अपने घर चला जाता है। फिलहाल अभी विनय को हिरासत में ले लिया गया है और उसके घर से खून से सना कपड़ा और चाकू भी बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई उस पर की जा रही है। वैसे आपकी इस केस के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।